वेलकम स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है। उसका क्वेश्चन हम लोग भूगोल जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 39 या फिर समय बचता है तो आगे भी हम लोग देख सकते हैं 41 और 40-41, ठीक है। उससे पहले अगर आप अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक नहीं देखे हैं और 28 से लेकर 34 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। क्वेश्चन 35 है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्रों का उल्लेख करना है या कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी आप दबा लीजिए, क्योंकि नए वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए हमारे चैनल पे जैक बोर्ड के द्वारा जितने भी मॉडल सेट रिलीज किया जाएगा उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग हाल देखते हैं कि मानव भूगोल क्या है। पहले समझिए मानव भूगोल क्या है, ठीक है। मानव भूगोल एक ऐसी भूगोल है जिसमें विश्व की जनसंख्या, मानव क्रियाएं, मानव बस्तियां आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मानव भूगोल में ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए मानव भूगोल की कुछ परिभाषा जो दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा बहुत भूगोल शास्त्रियों ने दिया है, उसमें से हम लोग कुछ भूगोल शास्त्रियों का डेफिनेशन ले लेते हैं। आप एक डेफिनेशन आपको लिखना है। हमने 1, 2, 3 जो भी लिखा है इसमें 1-2 डेफिनेशन लिखा है, इसमें से आपको जो अच्छा लगे एक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेडरिक रेटलजेल जो है भूगोल शास्त्री हैं, उसने जो दिया है क्या है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किसने कहा? फ्रेडरिक रेटलजेल ने, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है इसमें से कहा गया है एलन सी सैंपल ने जो दिया है डेफिनेशन मानव भूगोल की, मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। ये मानव भूगोल का आपका परिभाषा हो गया। इसमें से आपको जो अच्छा लगे आप एक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसके मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्रक है। देखिए प्रमुख क्षेत्र क्या है कि सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। तो हम लोग को क्या कहा गया कि क्वेश्चन कह रहा है कि अध्ययन के क्षेत्र का उल्लेख करें। तो हम लोग सभी को नहीं करेंगे क्योंकि आपको 150 वर्ड में ही हम लोगों को जवाब देना है। तो 150 वर्ड के अंदर या 150 वर्ड से पार हो रहेगा चलेगा, लेकिन हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि 3 अंक वाला है। तो हम लोग कुछ ही इनके टॉपिक को कवर करेंगे इसमें। देखिए जनसंख्या भूगोल, तो जनसंख्या भूगोल देखिए इसमें है जनसंख्या भूगोल। इसको हम लोग देखते हैं कि वितरण, जनसमूह, प्रवास, अधिवास आदि सभी चीज को इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि वितरण कैसे किया जाता है, जनसमूह कैसे विकसित होता है, प्रवास लोग यहाँ से वहाँ प्रवास कर जा रहे हैं, प्रवास से क्या क्या है ये सब इसमें हम लोग पढ़ना है, ठीक है। किसमें? जनसंख्या भूगोल में। चलिए एक और हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण तो है कि जीव जंतु एवं मानव वातावरण के साथ अनुकूल जीविका के साधन, परिवहन, निर्माण आदि सभी चीज हम लोगों को सांस्कृतिक वातावरण के अंडर में कवर करना है, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 35 जो हम लोगों ने इसका हल देखा। अगर आप उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 है कि नगरीय बस्तियों के प्रकार का वर्णन कीजिए, ठीक है। नगरीय बस्तियों के प्रकार का वर्णन करना है आपको।
तो चलिए देखिए हम लोग आंसर लिखते हैं कि नगर का अर्थ देखिए और परिभाषा भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नगर का अर्थ और परिभाषा देखते हैं। तो अर्थ समझिए, नगर ऐसा सघन व अस्थायी बसे मानवीय अधिवास होता है जिसमें गैर कृषिगत क्रियाकलापों, कृषिगत नहीं गैर कृषिगत क्रियाकलापों जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, प्रशासनिक तथा सामुदायिक सेवाओं संबंधित कार्यों का प्रावधान मिलता है। ठीक है, नगर, जो नगर का अर्थ आपका ये हो गया। देखिए इसका कुछ परिभाषा हम लोग देख लेते हैं जो कुछ लोगों ने दिया हुआ है। तो नगर एक संगठित समूह होता है जिसमें सामान्यतः कृषि के विपरीत प्रमुख व्यवसाय, वाणिज्य तथा उद्योगों से संबंधित होता है। ये किसने कहा है? वॉन रिक्टोफन ने। ठीक है, वॉन रिक्टोफन ने कहा है कि नगर एक संगठित समूह होता है जिसमें सामान्यतः कृषि के विपरीत, जो कृषि के विपरीत प्रमुख व्यवसाय, वाणिज्य तथा उद्योगों के से संबंधित होता है। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। चलिए अभी इसमें है कि प्रकार का वर्णन करना है। चलिए हम लोग इसका कुछ प्रकार भी देख लेते हैं। नगरीय बस्तियों के प्रकारात्मक प्रकार या फिर प्रकार हम लोग देखते हैं इसमें से। देखिए प्रशासनिक नगर, देखिए प्रशासनिक नगर, नगरीय बस्तियों का जो प्रशासनिक नगर है वे शहर जहां उच्चतम क्रम प्रशासनिक मुख्यालय होती है। प्रशासनिक जो मुख्यालय होते हैं, जो प्रशासन के मुख्यालय होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े मुख्यालय होते हैं, जैसे में दिल्ली, आप देखिए वहाँ पे दिल्ली में प्रशासनिक मुख्यालय, क्योंकि वहाँ पे नेता मंत्री सभी बैठते हैं, वहाँ पे प्रशासन भी बैठता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, औद्योगिक नगर, देखिए औद्योगिक नगर है जिन नगरों में उद्योगों की प्रावधान हो, जिस नगर में उद्योग लगाने की प्रावधान हो, जहाँ पे उद्योग लगा हुआ है उस नगर को यहाँ पे आप औद्योगिक नगर के रूप में आप जानेंगे। जैसे में जमशेदपुर आपका, देखिए यहाँ पे उद्योग नगर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा उद्योग भी लगा हुआ है यहाँ पे। परिवहन नगर, जिन नगरों में आयात निर्यात होती है, जैसे बड़े बड़े से जहाँ पे कल कारखाने फैक्ट्री रहेंगे वहाँ पे आयात निर्यात की प्रावधान होती है। ठीक है, ये परिवहन नगर हो जाएगा। शैक्षणिक नगर, देखिए शैक्षणिक नगर किसे कहते हैं, सबसे समझिए सबसे पहले कि शैक्षणिक नगर जहाँ प्रमुख संस्था होती है, जहाँ पे शैक्षणिक की प्रमुख संस्था होती है। जैसे मान लीजिए आप अलीगढ़ आप ले लीजिए। ठीक है, अलीगढ़, कोटा, ये सब जो है वहाँ पे शैक्षणिक नगर के रूप में ये नगरीय बस्तियां के रूप में जाना जाता है। वाणिज्य नगर बस्तियां, तो वाणिज्य नगर बस्तियां जैसे में व्यापार और वाणिज्य के केंद्र होते हैं, जहाँ पे व्यापार करने की और वाणिज्य का केंद्र होता है। ठीक है, और खनन नगर, खनन नगर है खनिज समृद्ध क्षेत्र हो, जहाँ पे खनिज अधिक मात्रा में निकले। ठीक है, उसी को खनन नगर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 36 था। इसमें से और कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्वेश्चन शॉर्ट लिखा क्योंकि आप लोग को समझ में भी आना चाहिए। अधिक मात्रा में जो आएगा वो लिख देंगे, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका था 36 का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक के जो निम्न है ये हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसके 4 प्रमुख घटक हैं, वहाँ पे दिया हुआ पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, फिर तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर चर्चा भी करना है, घटकों के ऊपर प्रमुख 4 घटक है वो हम लोग को लिखने के लिए कहा गया है। तो देखिए हम लोग, चलिए हम लोग देखते हैं कि समता, समता के ऊपर हम लोग देखिए समता क्या है। समता का आशय एक ऐसे समाज या प्रदेश से है जिसमें निवासित प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्धता अवसरों के लिए समान पहुंच व्यवस्था हो। देखिए क्या होता है कि समता मतलब कि सभी लोगों को बराबर अवसर मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बड़े कास्ट से हैं, बड़े जात से हैं तो आपको यहाँ पे रहना मिलेगा, इस फैक्ट्री में काम करने मिलेगा। आप छोटे जात से तो आपको काम करने के लिए नहीं मिलेगा। आप बड़े जात से हैं तो आप इस पोस्ट पे रहेंगे, आप छोटे जात से हैं तो इस पोस्ट पे रहेंगे। ये सब नहीं, समता ये है। ठीक है, तो ये समता, सब चीज बराबर हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीयता क्या होता है कि सतत पोषणीयता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में उपलब्ध पर्यावरणीय, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का उपयोग
इस प्रकार किया जाए जिससे आने वाले पीढ़ी को भी इसका उपयोग मिल सके या उपयोग कर सके। देखिए, जैसे मैं सतत पोषणीयता की अभी हम जो चीज़ उपलब्ध हो रहा है पर्यावरण से, वित्त से, मानव से, संसाधनों का जो भी चीज़ हम लोग को उपलब्ध हो रहा है उसको हम लोग इस प्रकार से यूज करें, प्रयोग में लाएं कि आने वाले जो मेरा पीढ़ी है उनको भी इसका उपयोग या उनको भी ये इसका उपयोग कर सके, ये सभी का उपयोग कर सके। ठीक है, उसी को सतत पोषणीयता कहते हैं। फिर आपका है उत्पादकता। देखिए उत्पादकता क्या है? मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का आशय मानव श्रम अथवा मानव के कार्यों से है। इसके लिए यह आवश्यक है कि मानवीय समुदाय में साक्षरता का दर बढ़ाया जाए एवं चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराया जाए। देखिए, मानव श्रम अथवा मानव के कार्यों से है, तो देखिए मानव श्रम और मानव कार्यों से है कि जैसे में अगर उसके अंदर में लोगों के बीच में जागरूकता नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर वो दिक्कत में पड़ जाएगा। इसीलिए उसके अंदर में साक्षरता भी होना चाहिए और साथ में अगर उसको चिकित्सक सुविधा भी उपलब्ध करवाना चाहिए, वो उत्पादकता हो गया आपका। और एक है आपका सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को सशक्तिकरण कहते हैं। मतलब सशक्तिकरण समझ गए आप, उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। कह रहा है यहाँ पे कि अपने विकल्प चुनने के लिए, जैसे में हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, उसको चुनने के लिए हम जिस शक्ति का प्रयोग करेंगे उसी को हम लोग सशक्तिकरण क्रिया करेंगे। जिस क्रिया के माध्यम से चुनेंगे उसी को सशक्तिकरण क्रिया हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने मानव विकास के 4 प्रमुख घटक समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फायदा मिल रहा है या फिर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अंत तक। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आपको थोड़ा सा भी मदद मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। चलिए, इसका जननांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्था है वो हम लोग यहाँ पे लिख रखे हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते चलेंगे, चर्चा करते हुए चलेंगे। पहला है यहाँ पे देखिए आदिकालीन जननांकीय अवस्था या अवधि, जो आप लिखना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, यह अवस्था उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर दर्शाती है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्शाती है। इस अवस्था में जनसंख्या में आशंकित परिवर्तन होते हैं। आशंकित परिवर्तन, इसमें से आप कह सकते हैं कि 35 से 40 वर्ष के लोग की मृत्यु और ये होता है इसमें। ठीक है, तो ये आशंकित होता है। ये था आपका आदिकालीन जननांकीय अवधि अवस्था, ये समझ में आ ही गया होगा। चलिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि संक्रमणशील अवस्था। तो संक्रमणशील अवस्था क्या है कि यह अवस्था उच्च जन्म दर तथा घटती मृत्यु दर से संबंधित है। उच्च जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है। ठीक है, इससे संबंधित है संक्रमणशील अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। इस अवस्था से क्या होता है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। फिर यहाँ पे है पॉइंट नंबर 3 की प्राकृतिक संक्रमणशीलता। प्राकृतिक संक्रमणशील अवस्था जो है उसको देखिए, यह अवस्था घटती जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। इस अवस्था में जनसंख्या में वृद्धि कम होती है। तो प्राकृतिक संक्रमणशील अवस्था में क्या होता है कि जो जनसंख्या वृद्धि कम होती है। और एक और पॉइंट है आपका दिया हुआ है, आपका पॉइंट कि निम्न परिवर्तनशील अवस्था, ये वैसा अवस्था है, यह अवस्था में निम्न जन्म दर उच्च मृत्यु दर को दर्शाता है। निम्न जन्म दर मतलब कि जन्म कम ले रहे हैं और मर अधिक रहे हैं, जो निम्न परिवर्तनशील अवस्था बताता है। और एक है आपका लगभग शून्य वृद्धि की अवस्था, मतलब कि जीरो, लगभग जीरो की अवस्था। ये कब उत्पन्न होगा, तो जीरो की अवस्था देखिए क्या होगा। इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर समान होती है, जन्म दर भी और मृत्यु दर दोनों। अगर 5 बच्चे का जन्म हुआ तो 5 लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये दोनों आपका बराबर होगा। ठीक है, अतः जनसंख्या में वृद्धि लगभग शून्य के बराबर होगी। तो बताइए 5 लोगों की जन्म हुआ और 5 लोग मर गए तो आपका बच्चा कितना हो, जनसंख्या में कितना वृद्धि होगा, 0। इसीलिए इसको कहा गया लगभग शून्य वृद्धि की अवस्था। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 38 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन नंबर
39 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आप देखिए। क्वेश्चन 39 है कि नियतिवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट करना है हम लोगों को, इसमें दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग हल किए हैं और हल कर रहे हैं कि नियतिवाद और संभववाद में अंतर। तो नियतिवाद और संभववाद हम लोग बीच में एक लाइनिंग लगा दिए, क्योंकि दो अंतर करना है तो दोनों में अंतर हम लोग करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं नियतिवाद में कि इस विचार के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। मतलब नियतिवाद में जितने भी कार्य होगा मनुष्य के द्वारा, जो भी क्रियाकलाप किया जाएगा वो पर्यावरण के नियंत्रण में माना जाता है। लेकिन इसके संभववाद में क्या होता है कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। संभववाद में कि जो पर्यावरण में परिवर्तन करने में संभव है, तथा वह प्राकृतिक दत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अपने लाभ के लिए कर सकते हैं, और वो अपने लाभ के लिए अनेक प्रकार के प्राकृतिक से प्रयोग कर सकते हैं, या फिर प्रयोग कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2। इसका पॉइंट नंबर 2 है कि नियतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं जो पर्यावरण कारकों से प्रभावित होता है। नियतिवाद, ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। और इसका देखिए दूसरा नहीं तीसरा पॉइंट हम लोग इसका मैच हो रहा है, आप इसमें देखिएगा, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है आपका कि संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। संभववाद प्राकृतिक की तुलना में, प्राकृतिक मनुष्य को एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं देता है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है, और मनुष्य को सक्रिय और शक्ति के रूप में देखता है, ठीक है। कौन? संभववाद में। फिर चलिए पॉइंट नंबर 3 इसका हम लोग देखते हैं कि हिपोक्रेटस, अरस्तु, हेरोडोटस, स्ट्रोबो आदि रोमन और यूनानी विद्वानों ने नियतिवाद का समर्थन किया है। यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे नाम लिया गया है कुछ महान दार्शनिक का, इसने भी मतलब कि क्या हुआ कि ये इसने नीतिवाद का समर्थन किया है, ठीक है। और रेट जेल रिटर हेम्बोल्ट कांट आदि ने भी इस विचारधारा को समर्थन किया था। किसका? नीतिवाद का, ठीक है। और यहाँ पे है कि संभववाद में जो इसका आपका ये हो जाएगा तीसरा का आपका, यहाँ से आप देखिएगा तीसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में हुआ था, ठीक है। तो देखिए लूसियन फ्रेब्रेव, वाइल्ड डी ला ब्लास ने व्यवस्थित तरीके से इस विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। ये दोनों जो थे इसने इस विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, इसने प्रचार किया और लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कि इस विचारधारा के मानने वालों मानव के आचरण, निर्णय क्षमता, कार्य कुशलता तथा जीवन पद्धति आदि को भी पर्यावरण के भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित मानते हैं, ठीक है। और इसका देखिए संभववाद में कि इस विचारधारा के अनुसार नियतिवाद का सिद्धांत की मनुष्य प्रकृति का दास है। जो देखिए नीतिवाद में क्या कहा गया है कि प्राकृतिक मनुष्य के क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है, मतलब कि ये वो टोटल कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये विचारधारा संभववाद कह रहा है कि नहीं, प्राकृतिक जो है मनुष्य की टोटल क्रिया को कंट्रोल नहीं करता, उसका दास नहीं है, ये बात को ये नहीं मानता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 39, ठीक है। ये जो मेरा 3 अंक वाला था ये हम लोग देख चुके हैं। अब आपका बच गया क्वेश्चन नंबर 40 और 41 जो आसान क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइए, हम इसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आपका ये वीडियो समाप्त करते हैं हम लोग अब, क्योंकि आपका ये सॉल्यूशन हो चुका है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको जरा सा भी फायदा मिले, आपको हेल्प मिले, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।